लास्ट एक साल में मेरे ही आंखों के सामने एक रेस्टोरेंट पूरा बंद हो गया और मैं उनके फाउंडर को जानता भी हूं। उन्होंने ही मुझे अप्रोच किया था कि प्लीज आप इन्वेस्ट करना चाहो तो मेरो रेस्टोरेंट में इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि मैंने सीड फंडिंग स्टार्ट किया है काफी सारे स्टार्टअप्स में इंक्लूडिंग रेस्टोरेंट्स एंड काफेज। तो मैं उनको मिलने गया था, उनका रेस्टोरेंट समझने गया था, काफी बार रेंडमली उस रेस्टोरेंट्स को विजिट भी किया था। काफी टाइम तक मैं समझा और कुछ समझने के बाद मैंने उनको मना कर दिया कि सॉरी, मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता, और मैंने कुछ उनको रीजंस भी दिए थे। तो उस टाइम पे उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगा और हर एक फाउंडर्स को ये बात कड़वी ही लगती है। बट एक साल के बाद, एग्जैक्टली एक साल के बाद, उनका रेस्टोरेंट पूरा बंद हो गया। जब मैं वहां से पास आउट हो रहा था तो वहां पे कुछ भी नहीं था। तो मैंने उनको कॉल करके बोला कि क्या हुआ। तब उन्होंने बताया कि हाँ, कुछ चीजें थी जिसकी वजह से उनको ये बंद करना पड़ा। तो ये बहुत ही पैनिक वाली बात है। और जब दुख होता है, जब कोई एंटरप्रेन्योर फाउंडर अपना पैसा लगा के उनका काफी या तो रेस्टोरेंट बंद होता है, तो आज हम यही बात करने वाले हैं कि 90% से ज्यादा जो रेस्टोरेंट्स ओपन होते हो वो 2 साल में ही कैसे अपना दम तोड़ देते हैं। देखो, मेरे पास एक डायरी है और मैंने कुछ पॉइंटर्स लिख लिए हैं, ठीक है। जब से मैंने सीड इन्वेस्टमेंट काफी जगह पे स्टार्ट किया हुआ है, मैं बिजनेस को और ज्यादा समझने लगा हूं। पहले मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करता था। वो जॉब को क्विट करके मैंने खुद का अपना बिजनेस, फिनटेक फर्म वगैरह स्टार्ट की। तो मुझे बहुत यूनिक एक्सपीरियंस हुआ कि भाई जॉब क्या होती है वर्सेस बिजनेस क्या होती है। जब बिजनेस में अच्छा पैसा कमाया तो मैं इन्वेस्टमेंट की साइड आ गया। तो अब मुझे काफी सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं कि जो मुझे कभी पता नहीं था काफी सारी चीजों के बारे में। और मेरे लिए चैलेंजिंग बात यह हो जाती है कि इन्वेस्टमेंट प्रपोजल तो हर एक के पास से आते हैं। सो मुझे आईटी बिजनेस है उसको भी जानना पड़ता है, मुझे कोई काफे या तो कॉफी या तो टी शॉप है वो बिजनेस कैसे चलता है, उसमें चैलेंजेस क्या होती है वो भी जाननी पड़ती है। मुझे कोई मैन्युफैक्चरिंग छोटा सा यूनिट स्टार्ट हो रहा है उसका प्रपोजल आता है तो उसको भी जानना और पहचाना और उसको भी फिल्टर आउट करना पड़ता होता है। तो आज मैं रेस्टोरेंट की बात इसलिए करने वाला हूं क्योंकि जितने भी यंगस्टर्स हैं वो काफी पैशनेट होते हैं कि भाई हमें एक टी शॉप ओपन करनी है, भाई हमें एक काफे ओपन करना है, हमें एक छोटा सा रेस्टोरेंट ओपन करना है। और वही एक्साइटमेंट में, हमारे पूरे जोश में हम काफी सारी मिस्टेक कर देते हैं। तो मैंने मेरी डायरी में 8 या 9 पॉइंट लिखे हुए हैं, मैं भूल ना जाऊं इसलिए बारी बारी इस डायरी में देखूंगा और मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कितने इंटरेस्टिंग पॉइंट होते हैं जिसकी वजह से काफी सारे फाउंडर्स, ओनर्स, एंटरप्रेन्योर उनके सपने टूट जाते हैं। पैसे तो चले जाते हैं, सपने टूटते हैं, और दूसरा पेन तो काफी सारी चीजें होती है, राइट। हमारी लाइफ में जब बिजनेस फेल होता है तो सोसाइटी सुनाती है, पेरेंट्स सुनाते हैं, काफी ज्यादा ये सब चीजें सहन करनी पड़ती है, स्पेशली एशियन सोसाइटीज में। शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 1 से कि भाई ऐसा क्यों होता है कि इतने सारे रेस्टोरेंट्स फेल क्यों होते हैं। नंबर 1 चीज, लैक ऑफ लोकेशन बेस्ड रिसर्च। अब मैं इस रेस्टोरेंट की बात करूं कि जो फेल हुआ, 1 साल में बंद हो गया, तो वो चीज लोकेशन पे थे। वो लोकेशन पे कोई प्रीमियर पब्लिक नहीं आ रही थी कि उनके मेन्यू में जो प्राइस थी, क्या आसपास की जो पब्लिक है वो एफोर्ड कर पाएगी। जब कोई भी एक रेस्टोरेंट स्टार्ट होता है तो वो रेस्टोरेंट में आइटम्स क्या बिकेगी, वो रेस्टोरेंट्स की टारगेट कस्टमर कौन सी होंगे, क्या वो लोकेशन के लिए वो रेस्टोरेंट सुटेबल है। और या तो भले आपका जो भी सपना हो, आपको एस्टैब्लिश रेस्टोरेंट ही करना है, तो क्या आप अपने अंदर की जो प्रोडक्ट्स या तो सर्विसेज चेंज कर दोगे। काफी सारे रेस्टोरेंट्स ओनर होते हैं वो बहुत पैशनेट होते हैं, पर ये कभी आसपास की लोकल जगह कभी कुछ भी समझते नहीं है। देखो, एक सीधा सा एग्जांपल देता हूं। आपने मैकडोनाल्ड्स, सबवे या तो केएफसी की ब्रांचेस देखी होगी। वो हर जगह पे उनकी फ्रेंचाइजीज नहीं देते हैं। आपके सिटी में जाके देख लो, हमेशा इनकी ब्रांचेस कोई स्पेसिफिक लोकेशन पे खुलती है कि जहां का कस्टमर है वो एक एवरेज उनकी मेनू का बिल परचेस कर सकेगा। काफी सारे सिटीज है उसमें अभी तक स्टारबक्स नहीं आए हैं। काफी सारी ऐसी जगह है जहां पे मैकडोनाल्ड्स ओपन नहीं हो रहे, केएफसी ओपन नहीं हो रहे, काफी सारे इंडियन जो फ्रेंचाइजीज है वो भी ओपन नहीं हो रही है। क्यों ओपन नहीं हो रही है?
वो लोकेशन बेस्ड रिसर्च करते हैं। ये लोकेशन कैसा है, कैसी पब्लिक यहाँ पे आ रही है, उनकी डिमांड क्या है, कितना ये लोग एवरेज स्पेंड कर सकते हैं, आने वाले 5 से 10 साल में इनका ग्रोइंग ट्रेंड क्या रहने वाला है। काफी सारा ये रिसर्च होता है। जब हम रिसर्च नहीं करते तो यहीं से ही हमारा फेलियर की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। पॉइंट नंबर 2, टू मच स्पेंडिंग इन इंटीरियर। काफी सारे पैशनेट ऐसे रेस्टोरेंट एंटरप्रेन्योर को मैं मिल चुका हूं कि जिनके पास प्लान है रेस्टोरेंट चालू करने का, पर पिछले 4 साल से वो लोग चालू ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि ऐसे बंदों को सब कुछ परफेक्ट चाहिए। भाई हमारा एम्बियंस परफेक्ट होना चाहिए, हमारी लाइटिंग परफेक्ट होनी चाहिए, हमारा फर्नीचर परफेक्ट होना चाहिए। प्रैक्टिकली मैंने इतने सारे ऐसे रेस्टोरेंट फेल होते हुए देखे हैं कि परफेक्शन बनाने में वो इतना इंटीरियर में पैसा खर्च कर देते हैं कि उनके पास फिर वर्किंग कैपिटल नहीं बचती, फिर वो सरवाइव नहीं कर पाता। कस्टमर का सिर्फ एक रीजन नहीं होता कि भाई आपका रेस्टोरेंट बहुत अच्छा दिख रहा है, वाइब्स बहुत आ रही है इसलिए वो आ रहा है, वो वन ऑफ द फैक्टर्स। आपको ये भी देखना है कि आपका बजट कितना है, आप कितने साल उसमें सरवाइव कर सकोगे, क्या छोटे रास्ते से भी स्टार्ट किया जा सकता है, ये अपने आप को पूछना पड़ेगा। आप हर एक चीज परफेक्ट बनाने जाओगे और इंटीरियर में इतना पैसा खर्चोगे, हाथ में कुछ रहेगा नहीं, और वही फर्नीचर फिर सेकंड हैंड में मैंने जाते हुए देखा है। पूरा रेस्टोरेंट मैंने ऑनलाइन वेबसाइट्स पे सेल होते हुए देखा है, और ऐसे फाउंडर्स को भी मैं मिल चुका हूं कि जो लोग एक्सेप्ट करते हैं कि भाई उन लोगों ने एक अननेसेसरी पैसा खर्च कर दिया इंटीरियर में और डिजाइनिंग में। तो ये नंबर पॉइंट 2 रहा। पॉइंट नंबर 3, टू मेनी आइटम्स इन द मेनू। ये जो रेस्टोरेंट फेल हुआ उसका मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक छोटा सा रेस्टोरेंट था, 2 शॉप होती ना छोटी, उसमें ओपन था, कस्टमर्स भी आ रहे थे, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहे थे, पर उन्होंने धीरे 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 करके बहुत सारी आइटम्स ऐड कर दी। बहुत सारी आइटम्स ऐड कर दी तो उनका स्पेशलाइजेशन जो पहले था वो चला गया। दूसरा, अब क्वालिटी में भी फर्क आ गया, अब टेस्ट में भी फर्क आ गया। फिर वो उन्होंने स्टार्ट किया, मैं जोमेटो से भी ऑर्डर एक्सेप्ट करूंगा, मैं स्विगी से भी करूंगा, जो वॉक इन कस्टमर आते हैं मैं उनको भी दूंगा, तो ये आइटम भी इंक्लूड करूंगा, ये आइटम के। अब एक साथ ऐसे रेस्टोरेंट में 30 आइटम इंक्लूड करना। तो पहले उन्होंने 10-12 आइटम इंक्लूड की थी, फिर उनको ऐसा लगा कि नहीं, हम काफी सारे ऐसे कस्टमर को मिस कर रहे हैं जो लंच टाइम के लिए दूसरी जगह जाते हैं, तो उन्होंने ट्रेडिशनल चीजें इंक्लूड कर दी। फिर बोले नहीं, हम ऐसे कस्टमर को इंक्लूड करेंगे, हम ऐसे को भी इंक्लूड करेंगे, किसी को ना नहीं बोलना है हमको। तो क्या हुआ पता है, हर एक कस्टमर को टारगेट करने गए, क्वालिटी ड्रॉप हो गई, टेस्ट ड्रॉप हो गया, सर्विस टाइमिंग बहुत ज्यादा बढ़ गया, और इतनी मेनू की आइटम्स के रॉ मटेरियल को संभाल पाना वो एक रेस्टोरेंट के लिए सबसे बड़ा ब्लैक होल होता है। अब काफी सारे रेस्टोरेंट ओनर को पूछोगे तो सबसे बड़ी चैलेंज यही होती है कि बैकएंड में किचन में इतना रॉ मटेरियल संभालना, हर एक सुबह इन सभी चीजों का आइटम का स्टॉक चेक करना, अवेलेबल रखना, और 15 से 20 मिनट में कस्टमर को सर्व करना, ये 40 आइटम, ये पॉसिबल नहीं होती। आप कॉम्प्रोमाइज करोगे ही करोगे। बहुत सारी आइटम्स, बहुत रेयर रेस्टोरेंट्स होते हैं जिनको सालों का एक्सपीरियंस होता है, बहुत सारी उसके पास वर्किंग कैपिटल है, बहुत अच्छी तरह से वो अपने आप को एस्टैब्लिश कर चुके हैं, वही बड़े स्टाफ के साथ संभाल सकते हैं। न्यू रेस्टोरेंट्स, न्यू कैफे कभी नहीं संभाल सकते। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं, ओनर डजंट वांट टू वर्क। काफी सारे जो यंगस्टर्स में देख रहा हूं, इनफैक्ट मैं मेरे 1-2 कलीग की बात करता हूं कि जो मेरे साथ जॉब करते थे और उनका पैशन था कि भाई मैं तो रेस्टोरेंट स्टार्ट करूंगा, मैं तो काफे। वो कभी भी चाहते नहीं है कि कोई भी लेबर वर्क वो करे। उनको ऐसा है कि मेरे पास एक्स अमाउंट होगी, मैं ऐसे शॉप रेंट पे ले लूंगा, मैं ऐसी जगह रेंट पे ले लूंगा, मैं इस तरह से रेस्टोरेंट एस्टेब्लिश कर दूंगा, काफे, इतना मेरे को स्टाफ चाहिए। अगर उनका थॉट प्रोसेस देखो, वो थॉट प्रोसेस ओनर का है ही नहीं। उनको हर एक जगह पे सॉल्यूशन चाहिए इनिशियल लेवल में। अब यहीं से ही प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। काफी सारे लोग जो जॉब करने के बाद रेस्टोरेंट या तो काफे चालू करते हैं, काफी सारे लोगों को ये सब चीजें जो बोलते हैं ना, जो जहां पे थोड़ा हार्ड वर्क करना होता है कि आपको जाके ऑर्डर भी लेना पड़ेगा, आपको जाके कई बार साफ सफाई करनी पड़ेगी, आपको हर एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज यू आर एन ओनर, और अभी आप नए ओनर हो, अभी आपका बिजनेस एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, तो इनको ये करना अच्छा नहीं लगता। अभी मैं एक रेस्टोरेंट की बात करता हूँ। एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, एक यंग लड़का उसको संभालता है, जहां पे थोड़ी ट्रेडिशनल चीजें मिलती है, थोड़ी फास्ट फूड चीजें भी मिलती है। वो एक अकेला बंदा, आप जाओगे ना, ऑर्डर भी लेगा,
बिलिंग भी करेगा, चीजें बनाएगा भी सही, चीजें सर्व भी करेगा। और मैं और मेरी वाइफ कितनी बार वहां पे गए ना, और उसकी क्वालिटी भी बेस्ट है। मैंने उसको सामने से बोला कि भाई जब भी तुझे इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़े ना, तो मुझे याद करना। क्योंकि मैंने उसको बोला कि ऐसा हार्ड वर्क मैंने आज तक देखा नहीं है। और कस्टमर्स उसको अप्रिशिएट करते हैं, कस्टमर्स वेट करते हैं 30-30 मिनट। मैं जाता हूं, मैं और मेरी वाइफ, तो मेंटली हम लोग रेडी होते हैं, भाई वहां जा रहे हैं, 30 मिनट का तो वेटिंग टाइम होगा, क्योंकि वो अकेला बंदा है, पर टेस्ट बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छा है, तो हम चाहते हैं। कस्टमर दूसरे भी अप्रिशिएट करते हैं, वेट करते हैं शांति से ऑर्डर देने के बाद। वो एक ही बंदा सब कुछ मैनेज कर रहा है। क्यों? क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से आ रहा है, कुछ पैसों का सेविंग करके, जॉब क्विट करके उसने स्टार्ट किया हुआ है। अभी वो एम्प्लॉयज को अफोर्ड नहीं कर सकता, तो खाने के बाद जो प्लेट्स रहती है वो भी खुद ले लेता है, ऑर्डर खुद लेता है, बिलिंग भी खुद याद रखता है, सब कुछ वन मैन आर्मी। तो मैं ऐसे बंदों में सामने से मन होता है कि नहीं, यहाँ पे पैसा ग्रो होगा, ये बिजनेस सक्सेसफुल जाएगा, क्योंकि बंदे में कोई ईगो नहीं है, कोई ऐसा इश्यू नहीं है कि मैं ये काम नहीं करूंगा। और आपके आसपास आपके कितने सारे कलीग होंगे जो बोलेगा आई एम जस्ट अ ओनर, मैं तो ये स्टाफ रख लूंगा। ऐसे सक्सेसफुल नहीं होता है बिजनेस, इस तरह से नहीं जाएगा। आपको इनिशियल लेवल में हर एक जगह पे इन्वॉल्व होना पड़ेगा। उसके बाद का पॉइंट है 5th नंबर, कि नो कंसिस्टेंसी इन टेस्ट। मैंने जिस रेस्टोरेंट को नाम बोला, वहां पे मैं रेंडमली कई बार गया, अलग अलग टाइमिंग पे चेक किया मैंने। काफी सारी बार ये पैटर्न मिली कि उसके जो काफी सारी स्पेशलाइज आइटम है उनकी, कि भाई इस पे तो हमको प्राउड है, वहीं पे ही टेस्ट का प्रॉब्लम चालू हो गया। और कुछ महीनों बाद ये प्रॉब्लम चालू हुआ। और स्पेशली एक चीज मैंने नोटिस की कि जब जब ओनर आसपास नहीं है, तो स्टाफ कोई भी ऑर्डर में कुछ भी ध्यान नहीं दे रहा था। और वो फीडबैक भी मैंने व्हाट्सअप करके उनको बताया कि ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि जब भी आप यहाँ पे नहीं होते हो, ना तो ये सर्विसिंग में ध्यान देते हैं, ना तो आपकी ही जो स्पेशलाइजेशन है उसका टेस्ट बिल्कुल बदल जाता है, क्योंकि फटाफट कुक करके दे दो। और मेरे ही सामने उनके जो कुछ लॉयल कस्टमर्स है, जिनको मैं खुद जानता हूं, क्योंकि जगह छोटी है, एरिया छोटा है, हम सब एक दूसरे को जानते हैं, उन्होंने भी सेम फीडबैक दिया कि हमने वो वहां पे जाना बंद किया, क्योंकि जो स्पेशलिटी के लिए जा रहे थे उसका ही टेस्ट अभी बिगड़ने लगा। तो आप अपना नाम मार्केट में करोगे कैसे? तो बोले कुछ आइटम्स है, वही आइटम्स में टाइम टू टाइम फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं। आप भले अपने इंटीरियर पे इतना प्राउड ले रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, यहां जा रहे हो, ऐसा कर रहे हो, पर उसमें ही कोई कंट्रोल नहीं है। कई बार दूसरे मैं रेस्टोरेंट्स की बात करता हूँ कि जहां पे मेरे कोई गेस्ट आते हैं, या तो मेरे कोई बिजनेस पार्टनर्स आते हैं, दूसरे इन्वेस्टर्स आते हैं, मैं उनको ले जाता हूँ, तो मैं खुद टेस्ट की कंप्लेन कर रहा हूँ कि भाई इसके लिए तो मैं यहाँ पे आया था, तो ये बिगड़ क्यों रहा है आपका टेस्ट, तो फिर हम दूसरी बार क्यों आए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती है कि जो रेस्टोरेंट फाउंडर को पता होती है, और वो कंप्रोमाइज होना चालू करती है, और वो इस चीज का ट्रैक बिल्कुल नहीं रखते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 6, कि स्टाफ इज नॉट अलाइंड विथ योर विजन। आप फाउंडर हो, आपका तो विजन कुछ भी हो सकता है कि मुझे इस एरिया का नंबर 1 रेस्टोरेंट बनना है, इस सिटी का, या तो मैं अगर चीज केक सेल कर रहा हूं तो हमारी चीज केक बेस्ट होनी चाहिए, या तो हमारी ट्रेडिशनल चीजें मैं बना रहा हूं तो ट्रेडिशनल चीजों में मैं नंबर। आपका तो विजन कुछ भी हो सकता है। आप हो सकते हैं हमारी फास्ट सर्विस होनी चाहिए, हमारा, आपका कुछ भी विजन हो सकता है। क्या आपका जो स्टाफ है वो आपके विजन को समझता है? क्या आपके स्टाफ को पता है कि आपके पास कितनी वर्किंग कैपिटल होती है? ये बिजनेस सक्सेसफुल होना आपके लिए कितना जरूरी है, क्या वो समझते हैं? नहीं समझते। काफी बार विजन सही तरीके से अलाइन नहीं होता स्टाफ के साथ, स्टाफ को समझाया नहीं जाता, अच्छे तरीके से ट्रेन नहीं किया जाता। मैं जिस रेस्टोरेंट की बात कर रहा था, एग्जैक्टली उसमें एक और इश्यू ये भी निकला कि जब भी मैंने विजिट किया और उनके ओनर आसपास नहीं थे, तो स्टाफ जो था वो कस्टमर को अटेंड ही नहीं कर रहा था 20-20, 30-30 मिनट। और मेरे ही सामने काफी सारे कस्टमर्स चले जा रहे थे। कस्टमर आ रहा है, आपका रेस्टोरेंट बड़ा भी नहीं, एकदम छोटा सा रेस्टोरेंट है, 10 टेबल 12 टेबल का वो रेस्टोरेंट था, छोटा सा, ठीक है। और स्टाफ एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, वो लोग बिजी है, कस्टमर 20 मिनट तक टेबल पे बैठा है, उसको कुछ कोई पूछने नहीं जा रहा है। कोई कस्टमर तो दो तीन बार फॉलोअप लेते थे कि भैया आप ऑर्डर तो ले लो। पर जब ओनर होता है तो ओनर ट्रैक रखता था कि चलो जाओ 8 नंबर पे, चलो ये कस्टमर आया उसका ऑर्डर ले लो। ओनर खुद ऑर्डर लेने आ जाता था। तो मेरे ही सामने काफी सारे कस्टमर उठ के चले जाते थे कि भाई क्या करे अच्छा टेस्ट का,
जब ऑर्डर ही लेने नहीं आ रहा है, कोई पूछने नहीं आ रहा है, बिलिंग कोई नहीं कर रहा है, हमें कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो ऑर्डर होने के बाद कोई फॉलो अप नहीं ले रहा है। एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि ऑर्डर इवन देने के बाद भी एक फॉलो अप लो कि भाई आपको कुछ चाहिए नहीं चाहिए, बेसिक कर्टसी रेस्टोरेंट्स में वो सब खत्म होने लगी थी वहां पे। तो ये रेस्टोरेंट का कोई एक प्रॉब्लम नहीं था, मल्टीपल प्रॉब्लम्स थे। और ऐसा नहीं है कि एक यूनिक प्रॉब्लम है, ये बिहेवियर मैंने काफी सारी जगह पे देखा हुआ है। और जब से मैं इन्वेस्टमेंट की दुनिया में आया हूं, मैं सामने से काफी सारे रेस्टोरेंट्स को चेक करता हूं, सरप्राइजिंग विजिट करता हूं, उनकी पैटर्न ऑब्जर्व करता हूं, वो अंडरस्टैंड करता हूं और फिर मैं उन्हें मेरे फिल्टर में डाल देता हूं। जैसे अभी मेरे और मेरे वाइफ की नजर में एक रेस्टोरेंट है जो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा उन लोगों ने बनाया हुआ है, बहुत सारे पैसे डाले हुए हैं। और मेरे से ज्यादा मेरी वाइफ बोलती है कि ये 8-9 महीने भी नहीं चलने वाला, 1 साल तो बात छोड़ दो, क्योंकि उसका लोकेशन से लेके, उसका मेनू के लिए से, उनका फाउंडर्स का बिहेवियर से लेके, उनके स्टाफ से लेके सब जगह प्रॉब्लम है। और उनको ऐसा लग रहा है कि हमने तो भाई लाखों रुपए डाल के बहुत अच्छे लोकेशन पे बहुत अच्छा बनाया। सो वी आर ट्रैकिंग इट। ये हेल्प करता है स्टडी करने में कि भाई कैसे बिजनेस एक सक्सेसफुल होता है, कैसे बिजनेस एक फेल होता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं। पॉइंट नंबर 7 कि एक ओनर होता है कंट्रोल फ्रीक। देखो, इससे पहले एक पॉइंट आया था कि भाई जो ओनर होता है उसको कुछ नहीं करना है, और अभी मैं 7th नंबर का पॉइंट बोल रहा हूं कि कंट्रोल फ्रीक ओनर एक ऐसा ओनर होता है कि जहां पे डेलीगेशन कर देना चाहिए वो नहीं करता। मैंने ऐसे भी ओनर देखे, और वो भी एक फेलियर का रीजन होता है। कई बार आप देखोगे कि बिजनेस चलाना है, कुछ ट्रेंड्स आ रहे हैं जो आपको एम्प्लॉइज को पता होंगे, या तो आप एज ए ओनर कुछ चीजों में इतना टाइम डाल रहे हो कि जहां पे आपको टाइम नहीं डालना है, चाहे वहां पे ऑटोमेटेड सिस्टम्स लगा दो या तो एक्स्ट्रा स्टाफ को इंक्लूड कर लो, तो आप मेजर चीजों पे ध्यान दो। उसकी जगह मैंने ऐसे ओनर्स देखे हुए हैं, वो बोलते हैं मेरे हाथ में पूरा कंट्रोल होना चाहिए, और वो जिस तरह से बिजनेस हैंडल करते हैं और अभी वो दोनों टाइम चेंज हो चुका होता है। अब आते हैं पॉइंट नंबर नेक्स्ट में, पॉइंट नंबर 8, जो बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट है कि पुअर वर्किंग कैपिटल। काफी सारे जो फाउंडर्स यंग जनरेशन के कोई भी काफी या रेस्टोरेंट स्टार्ट करते हैं तो उनके हाथ में वर्किंग कैपिटल बहुत कम होती है, और 3 महीने 6 महीने के बाद रेस्टोरेंट बंद हो जाता है, या तो 1 साल के बाद। आपको अगर काफे बिजनेस या तो रेस्टोरेंट में सक्सेसफुल होना है तो आपको कम से कम 3 साल की वर्किंग कैपिटल हाथ में होनी चाहिए। वर्किंग कैपिटल मतलब आप रेंट गिन लो, स्टाफ की बेसिक सैलरी गिन लो, कुछ फिक्स एक्सपेंसेस गिन लो। अगर आप ये नहीं करते तो आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो। हाँ, हो सकता है कि 3 साल पहले आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिल जाए, अब आपको घर के पैसे नहीं डालने हैं, अब सर रोलिंग ओवर में से ही पैसा चला जाए, बट ऐसा होता नहीं है। मेरे हिसाब से टाइम लगता है चीजों को, और बढ़िया आप अच्छी तरह से मैनेज तभी कर पाओगे, अपना नाम अपनी रेपुटेशन तभी कमा पाओगे जब आपके पास 3 साल की अच्छी वर्किंग कैपिटल होगी। वरना मैंने बहुत सारे काफे और रेस्टोरेंट को बिजनेस में से बाहर जाते हुए देखा है क्योंकि पैसा कम पड़ गया। अब ना तो सैलरी चुकाने के पैसे है, ना तो रेंट चुकाने के पैसे है। सो ये एक बहुत डेंजरस पॉइंट है। और लास्ट पॉइंट मैं बोल देता हूं जो थोड़ा वियर्ड है पर यूनिक है। इसकी वजह से मुझे भी पहले नहीं पता था कि इसकी वजह से बहुत नुकसान होता है, और ये है कि पुअर लीजिंग एग्रीमेंट विद द ओनर। काफी सारे लोगों के पास खुद की शॉप या तो जगह होगी नहीं कि जहां पे काफे या तो एक रेस्टोरेंट ओपन हो, तो ज्यादातर केसेस में वो रेंट या तो एक लॉन्ग टर्म लीजिंग एग्रीमेंट में जाते हैं। मैंने ऐसे काफी सारे केसेस देख लिए कि जहां पे कोई बंदा अच्छा एक लीजिंग एग्रीमेंट करता है, फिर शॉप रेंट पे लेता है, अच्छा इंटीरियर 360 डिग्री पूरा इंटीरियर में पैसा डालेगा, सब कुछ गूगल इंस्टाग्राम सब जगह पे वो एड्रेस दे देगा, लाइसेंस ले लेगा, सब कुछ। कई बार 6-8 महीने में बिजनेस अच्छा चलने भी लगता है, फिर अचानक शॉप गायब हो जाती है। तब मुझे पता चलता है, तब कुछ फाउंडर्स को मैंने कांटेक्ट किया तो बोले जो ओनर है ना, उन्होंने हमको निकाल दिया एग्रीमेंट से, वो आउट हो गए कोई ना कोई रीजंस की वजह से। अब देखो, वो लोकेशन के बेस पे वो फाउंडर की, वो बिजनेस ओनर की कितनी मेहनत होगी, कितना इंटीरियर में पैसा गया होगा। इंटीरियर की हर चीज तो आप दूसरी जगह पे ले जा नहीं सकते, हर एक चीज तो फ्लेक्सिबल होती नहीं है। आपने काफी सारा इंटीरियर का पैसा वो जगह कैसे उस हिसाब से डाला होगा,
और काफी सारे कस्टमर्स आपको जान गए, पहचान गए, आपका नाम धीरे धीरे बन रहा है, आपको सक्सेस मिल रही है। और मेरे पास ऐसे 2 केसेस है कि जहां पे एक कपल ने एक बिजनेस स्टार्ट किया था फास्ट फूड का। मैं खुद वहां पे जाता था, बहुत कस्टमर्स वहां पे आते थे। करीबन 1-1.5 साल बाद अचानक वो शट डाउन। पूछा मैंने नेबरिंग में, उनको पता नहीं था। फिर वो सिटी के दूसरे एरिया में अचानक मैंने उनको देखा, तो लगा हाँ, हमारी शॉप बहुत अच्छी तरह से चलने लगी, ओनर को दूसरे लोगों से ज्यादा रेंट मिल रहा था, तो झगड़ के एग्रीमेंट खत्म करवा दिया। ये भी होता है। और या तो कोई ना कोई वजह से ओनर और फाउंडर होती है, उसमें कुछ इश्यूज हो जाते हैं। तो जब भी आप ये बिजनेस स्टार्ट करो काफे का, उसके हिसाब से आप पैसा डाल रहे हो, अपने एम्प्लॉयज ढूंढ रहे हो, कस्टमर को सर्व कर रहे हो, आप ओनर के साथ शांति से बैठो, उसके साथ कुछ रिलेशनशिप बनाओ, या तो अपने कनेक्शंस में कोई ओनर हो ऐसा ढूंढो, उसको कम से कम एक अच्छे एग्रीमेंट पे लेके आओ कि यार मैं इतना पैसा डाल रहा हूं, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं। आप अचानक आके नहीं बोल सकते, उसके पास एक कमिटमेंट लो। मुझे पता है कि वर्ल्ड इतना काइंड नहीं है कि कमिटमेंट लेने के बाद भी कुछ इश्यू नहीं होगा, बट बेटर है कि कुछ इंटरनल कनेक्शन में से वो ओनर हो, बेटर को वो ओनर कुछ समझे, बेटर है कि आप एक स्ट्रॉन्ग एक कमिटमेंट उसके पास से लो कि भाई ऐसा मुझे नहीं करना है, अगर आपको ऐसा करना है तो आप अभी से बोल दो, तो मैं दूसरी जगह देखने लगूं। सो मैंने आपको कुछ 8 या 9 पॉइंट इस पूरे वीडियो में बताए, जो मैं जिस तरह से बिजनेस वर्ल्ड को समझ पाया हूं, मैं जिस तरह से काफे और रेस्टोरेंट्स की दुनिया को समझ पाया हूं, मैं जिस तरह से सक्सेसफुल फाउंडर्स को मिला हूं और जिसके बिजनेस फेल हुए उनको मिला हूं, ये सभी का कंक्लूसिव करके मैं आपको ये पॉइंट्स बता रहा हूं। आई होप कि ये वीडियो की हेल्प की वजह से जो रेस्टोरेंट या काफे ओनर स्टार्ट करना चाहते हैं उनको भी सीखने को मिले, जो अपने बिजनेस में स्ट्रगल कर रहे हैं वो भी इसमें से सीखे। और मैं तो वहां तक जाऊंगा कि जिन लोगों का बिजनेस फेल हुआ है वो भी मैं मोटिवेशन लेके, एक और बूस्ट लेके अपना बिजनेस स्टार्ट करें। और आपको बिजनेस वर्ल्ड में, इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में कोई भी एडवाइस चाहिए, कहीं पे आप कोई प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, तो मेरे सब सोशल मीडिया अकाउंट्स के कॉन्टेक्ट, मेरा ईमेल एड्रेस वगैरह दिया है, आप बेझिझक उसमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। वीडियो में यहाँ पे एंड करता हूं। आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस।